साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज फिर से हम एक ऐसे महत्वपूर्ण बौद्ध सभ्यताओं में से एक जगह है जो अति पवित्र है, नागार्जुन कोंडा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये असीम जो सागर है या सागर जैसी जो झील है, इसे नागार्जुन सागर कहते हैं। नागार्जुन सागर इसका नाम ही एक बहुत महत्वपूर्ण और महान दार्शनिक आचार्य नागार्जुन इनके नाम से यह रखा गया है। यह भारतीय बौद्ध सभ्यताओं में से एक बहुत ही समृद्ध ऐसी सभ्यता, इक्ष्वाकु दूसरी शताब्दी की पीरियड में, उस वक्त में यह एक बहुत ही ऐसी समृद्ध बौद्ध परंपरा यहाँ थी। यह इस डैम के कंस्ट्रक्शन के वक्त, जब यह डैम कृष्णा रिवर पे बनाया गया, तब उस डैम में या उस झील के कंस्ट्रक्शन के वक्त जब वह साइट पानी में डूब गई थी, लेकिन उसके बाद इस धरोहर को वापस जितना प्रिजर्व हो सके, जितना उसको हम संजो सके, हमने कोशिश की, या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कोशिश की। और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रमाण है, वह प्रमाण हमें मिलते हैं। इसको नागार्जुन कोंडा भी कहते हैं। कोंडा तेलुगु में होता है कि पहाड़ या हिल, और नागार्जुन जहाँ रहते थे वह वो पहाड़, इसलिए इसका नाम नागार्जुन कोंडा हुआ। यह दूसरी शताब्दी में लगभग यहाँ आचार्य नागार्जुन रहे थे। ऐसा भी कहते कि यहाँ एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी थी, एक बौद्ध विश्वविद्यालय भी था, जिसे श्री पर्वता या श्री पर्वतारामा, ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट, वहाँ से जो परंपराएं निकली, उस परंपराओं को श्री आरामा पर्वता या श्री पर्वता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे चाइना, गांधार, वेस्ट बंगाल, श्रीलंका और जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ से लोग यहाँ बौद्ध शिक्षाओं को, उसके दर्शन को और उनके प्रैक्टिसेस को, उसके आचरण को यहाँ सीखने आते थे। यह इक्ष्वाकु के पीरियड में हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस या कुछ शिलालेख मिलते हैं, जहाँ पे हमें कई ऐसे स्तोत्र या संदर्भ बौद्ध अध्ययन के या बौद्ध दर्शन के और उनके जो कॉइन्स है, उनके जो रूइंस है, उसके द्वारा ये बातें काफ़ी स्पष्ट होती है। मुख्यतः दो जो चीनी यात्री थे, फाइयान, उनके रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, इसमें साफ साफ बताया गया है कि यह जो कश्यपा बुद्ध थे, उस कश्यपा बुद्ध के लिए भी यह साइट डेडिकेटेड थी। और वो इस मोनेस्ट्री को या इसका जो नाम उन्होंने उच्चारा, उसे पोलो युई या पोलो युई, इस तरीके से उन्होंने उसको पुकारा। इसका मतलब ऐसे होता है कि पीजन का मतलब कबूतर जैसी जो पहाड़ होती है, उस आकार की जो पहाड़ है, इसलिए उसे पोलो युई करके उन्होंने पुकारा। इसलिए उसको उस पहाड़ को पर्वत या श्री पर्वत नाम से संस्कृत, प्राकृत या पाली में पुकारा गया। बाद में उनके पश्चात जो बहुत ही प्रसिद्ध चीनी प्रवासी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ विजिट की, ह्वेनसांग या ह्वेनसांग भी कुछ लोग उसे कहते। तो 640वीं शताब्दी में आंध्र देश या आंध्रा देश करके जब उसे जाना जाता था, तब वे यहाँ आए थे और उन्होंने उसको पोलोमोलोकिली, इसका मतलब भी माउंटेन ऑफ द ब्लैक बी, जो माउंटेन ऑफ द ब्लैक बी के नाम से उन्होंने इसे पुकारा। उनका जो सीयू की जो ग्रंथ है, रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न बुद्धिस्ट ग्रेट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन, तो इसको बी का मतलब होता है जो भ्रमर करता है, जो भौरा जो होता है, तो उस नाम से उन्होंने उसको भ्रमरगिरी के नाम से उन्होंने उसे पुकारा। तो उस पर्वत को भी एक भ्रमर पर्वत भी कुछ लोग उसका ट्रांसलेशन करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं।
और ज़्यादातर यह सारे जो शब्द है यह पाली और प्राकृत से ज़्यादा प्रभावित थे। उस वक्त संस्कृत या बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भी उपज रही थी, आ रही थी। तो ज़्यादातर जो ग्रंथ वो लिखे गए महायानी परंपराओं में, वो उनकी भाषा है अक्सर पाली और संस्कृत से अधिक ज़्यादा प्रभावित हमें दिखती है। आप इस झील के बीचों बीच अगर जब जाते हो तो आज का जो मॉडर्न तेलंगाना है या फिर आंध्र प्रदेश जो है, उस दोनों के बीच में एक आइलैंड जो है, उस आइलैंड पे यह सारे जो रिलिक्स है या उनके जो अवशेष है वहाँ संजोए गए हैं। वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम में बुद्ध की कुछ अस्थियाँ भी है। और वहाँ पे जो मोनेस्टिक्स के जो रिमेन्स मिले हैं, स्तूपा और भिक्षुओं के रहने की जगह, उनकी पढ़ाई की जगह, स्तूप जहाँ वो इकट्ठा आते थे, विहार भी हमें यहाँ से मिले हैं। और कई इक्ष्वाकु डायनेस्टी के जो इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है, वो कॉइन्स भी हमें यहाँ मिलते हैं। बुद्धश्री और देवश्री ऐसे कई भिक्षुनियों का भी आवास यहाँ पे हुआ करता था। ऐसे 26 मोनेस्ट्रीज भी वहाँ पे पाई गई है, जो शायद पूरी तरह स्काउटेड नहीं है। और इसको एक्सकैवेटेड करने की या उसका उत्खनन करने की और भी आवश्यकता है, और इसकी जानकारी अधिक स्पष्ट रूप से और गहराई के रूप से लोगों तक पहुंचाने की अभी भी आवश्यकता यहाँ महसूस होती है। यह बहुत रोचक बात है कि बौद्ध धर्म में कभी भी पुरुष और स्त्री में भेदाभेद नहीं रहा है। हमेशा ही जो भिक्षु और भिक्षुनियाँ थी उनके अपने संघ थे, और भिक्षुनियाँ ही भिक्षुनी संघ की नेता हुआ करती थी। पहली बार धर्म के इतिहास में बुद्ध ने ऐसी एक क्रांति रची जहाँ पे पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं था। उसी का ही नागार्जुन, जो आचार्य नागार्जुन थे, उसकी परंपराओं को सातत्य से या निरंतर रखते हुए यहाँ पे 26 भिक्षुनियों की मोनेस्ट्रीज भी पाई जाती है, जो बोधिश्री और चंद्रश्री, यह दो आलेखों में या शिलालेखों में हमें उसके संदर्भ मिलते इक्ष्वाकु के। यह बहुत ही रोचक बात हमें सिरी पर्वता के स्कूल में या उस सभ्यता में मिलती है। 1926 में सुरपा राजू वेंकट रमैया, जो एक स्कूल टीचर थे, उन्होंने यहाँ एक एंशिएंट पिलर पाया था, और इसकी जानकारी उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट को दी थी। और उसके बाद 1926 में एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ आए थे, गैब्रियल डुब्रेल, जो 1945 तक जीवित रहे। उन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स खोजने की कोशिश की थी। उसके बाद A.H. लॉन्गस्ट 1927 से 1931 तक यहाँ आए थे, और उन्होंने बहुत सारे जो अवशेष है, बौद्ध अवशेष है, उनको उन्होंने यहाँ खोजा, जहाँ पे बुद्ध स्तूपा, चैत्याज और कुछ दूसरे भी बौद्ध अवशेष हमें यहाँ मिले हैं। उसके बाद 1938 में रामचंद्रन, जो एक बहुत प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी इस साइट को खोजा और अधिक से अधिक बौद्ध अवशेष को उन्होंने खोजा। और जब ये डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा था 1950 के आसपास, तब उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि शायद इस कंस्ट्रक्शन से यह जो एक धरोहर है, उस धरोहर की भी संरचना जो है, उस संरचना को डूबने से बचाना चाहिए या फिर उसका संरक्षण करना चाहिए। आज भी ऐसे इस कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर की जो ये वैली है, जो गोद है, उस गोद में ऐसी एक बहुत बड़ी सभ्यता यहाँ छिपी हुई है, जिसे बौद्ध इतिहासकारों को, बौद्ध आर्कियोलॉजिस्ट को, या जो इवन आर्टिस्ट और एस्थेटिशियंस है, सोशियोलॉजिस्ट है और पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो प्राचीन राजनीति का जिन्होंने अभ्यास किया होगा, उनके लिए भी यह एक महत्वपूर्ण साइट हमें महसूस होती है। यह इस दृष्टिकोण से भी क्योंकि यही एक दौर था जब बौद्ध धर्म के ऊपर
वैदिक धर्म हावी होने की कोशिश कर रहा था और बहुत सारे बौद्ध जो तत्व है उन बौद्ध तत्वों को एक ब्राह्मणिक तत्वों से मिलाकर पेश किया गया, जहाँ के बुद्ध ने ईश्वरीय सत्ता को नकारा। इस दुनिया का कोई निर्माण करता है या कोई जिसने निर्माण किया हो ऐसे कर्ता को जब उन्होंने नकारा, तब उनके तत्वों को उठाकर, उनके तत्वों को अपने शब्दों में ढालकर अक्सर यह भी पेश किया गया कि यही बुद्ध की शिक्षा रही होगी, या बुद्ध ने भी किसी ना किसी तरीके से कर्ता के या सृष्टिकर्ता के सिद्धांत को स्वीकारा है, जो असत्य बात है, जो सत्य बात नहीं है। तो उस राजनीतिक जो हलचल जो यहाँ होती थी वो दार्शनिक राजनीति हो, सामाजिक राजनीति हो, सांस्कृतिक राजनीति हो या फिर मूल्यों की राजनीति हो, उस दृष्टिकोण से भी श्री आराम पर्वत या जो नागार्जुन कोंडा या ये जो साइट है यह बहुत महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक धरोहर साबित हुई है, जहाँ जो सच्ची बौद्ध परंपरा छुपी है उस सच्ची बौद्ध परंपरा को दुनिया को बताना आज एक बेहद ज़रूरत है, क्योंकि आज दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। और बुद्ध के पश्चात जिसे दूसरे बुद्ध कहा गया है बौद्ध इतिहास में वो आचार्य नागार्जुन है। हीनयान के पश्चात महायान जो परंपराएं निकली, जहां आज साउथ ईस्ट एशिया में या फिर जापान में, चाइना में, तिब्बत में या मलेशिया में, अन्य ऐसे कई जावा, सुमात्रा, ऐसे कई देश है जहां पर यहाँ से वो बौद्ध धर्म गया और वो आचार्य नागार्जुन के आशीर्वाद से गया, उनके शिक्षाओं से गया। इसलिए दिस वाज अ साइट, यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेकंड रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म हुआ, जिसके पहले कि बाबा साहब ने 50वीं शताब्दी में नागपुर दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म का पुनर्प्रस्थापन नहीं किया, तब तक नागार्जुन जी का जो रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म है, उनका जो बौद्ध धर्म का जो पुनर्प्रस्थापन है वह इसी मध्ययुगीन भारत के इतिहास में हुआ है, जिसे एक सच्चे बौद्ध दृष्टिकोण से समझना बेहद आवश्यक है।